चलिए भाई, जय हिंद टू ऑल द व्यूअर्स। जैसा आप सभी को पता है कि एनडीए फर्स्ट 2025 13 अप्रैल को ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हो गया। अब बहुत सारे यंगस्टर्स होंगे जो एनडीए 2 के लिए एस्पायर कर रहे होंगे और बहुत सारे न्यू कमर्स होंगे जिनको एटलीस्ट एनडीए के बारे में पता भी नहीं होगा। आज हम इस वीडियो में सारे स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज हम जानेंगे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी आखिर में है क्या। ये विजन आप देख तो लेते हैं कि भैया आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी जाना है, मगर नेशनल डिफेंस एकेडमी क्यों जाना है? अगर आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया जाए, व्हाई डू यू वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू डू दिस, तो उसका जवाब आपके पास होना चाहिए कि नेशनल डिफेंस एकेडमी असल में है क्या, आप करना क्या चाहते हैं, बनना क्या चाहते हैं, और नेशनल डिफेंस एकेडमी इसमें आपकी कैसे मदद करेगा। ठीक है, हम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करेंगे, राइट स्ट्रेटेजी हमारी क्या होगी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, बेस्ट बुक्स कौन सी होंगी जो आपको रिटन एग्जामिनेशन क्रैक करने में मदद करेंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देश के बेहतरीन डिफेंस इंस्टीट्यूशन कौन से हैं जहां से आप अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हैं। वहां ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हैं, क्योंकि हर एग्जामिनेशन के लिए कहीं ना कहीं गाइडेंस एक वाइटल रोल प्ले करता है। इंस्टीट्यूशन अगर हम बात करें तो जो काम आप 2 साल में करेंगे उस काम को बतौर अंडर उनके गाइडेंस आप कुछ ही महीनों में कर ले जाएंगे, क्योंकि स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं वहां पे, स्पेशलाइज्ड टीचर्स के साथ स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हर चीज होती है। चलिए खैर, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए, क्योंकि ये वीडियो बहुत स्पेसिफिक जाने वाली है, ठीक है, ना इधर की बात होगी ना उधर की बात होगी, सीधा टू द पॉइंट की बात होगी। ठीक है, चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको लगता है कि इस सेक्शन को स्किप करना चाहिए तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी आखिर में है क्या? अगर सिंपली आपसे सवाल पूछा जाता है, आप मेरे पास आए और मैंने आपसे सिंपली पूछा व्हाट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी, क्योंकि आप वहां पे जानना चाह रहे हैं, तो आखिर में नेशनल डिफेंस एकेडमी है क्या, तो आपका जवाब क्या होगा जरा कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताइए। मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम जो बच्चों का आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा नेशनल डिफेंस एकेडमी। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज एनडीए, आपका आंसर आया मैक्सिमम का नेशनल डिफेंस एकेडमी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, ये तो सही आंसर नहीं हुआ ना। अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज काउ, तो आपने बोला गाय, व्हाट इज गाय तो आपने बोला काउ, तो ये तो बड़ा हास्यास्पद है। अगर मैंने आपसे सिंपली काउ पूछा है तो आपको कैसे जवाब देना है? काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल विच हैज 4 legs 2 eyes and 1 tail। प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए जिससे समझ में आए कि असल में है क्या वो। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी आखिर में है क्या? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी, इट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी इज वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्राई सर्विसेज एकेडमी। ये वर्ल्ड की क्या है? पहली ट्राई सर्विसेज एकेडमी है विच ट्रेन्स young aspirants, which trains young aspirants to be the part of Indian Armed Forces, to be the part of Indian Armed Forces। क्या बोल रहा है ये डेफिनेशन? ये डेफिनेशन बोल रहा है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी विश्व की पहली ट्राई सर्विसेज एकेडमी है। इंडिया की नहीं, देखिए विश्व की बोल रहा है। ट्राई सर्विसेज एकेडमी का मतलब हमारे पास 3 सर्विसेज है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। क्या? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, ये 3 सर्विसेज हैं। जैसे हम
तिरंगे को ट्राई कलर कहते हैं। क्यों कहते हैं ट्राई कलर? क्योंकि उसमें 3 कलर होते हैं। इसे ट्राई सर्विसेज बोल रहे हैं क्योंकि ये 3 सर्विसेज के लोगों के लिए एंट्री लेता है। ठीक है, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी वर्ल्ड की पहली ट्राई सर्विसेज एकेडमी है जो किसको ट्रेन करती है? यंग एस्पिरेंट्स को। किसको? यंग एस्पिरेंट्स, जिनकी उम्र 15.5 से लेके 18.5 के बीच में होती है। यंग मतलब युवा, एस्पिरेंट्स मींस जो लोग सपना देखते हैं। यंग एस्पिरेंट्स टू बी द पार्ट ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। अगेन जो शब्द है इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन आर्म फोर्सेस दैट मींस इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। बाकी जितनी भी सर्विसेज हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये सब पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। और वो अगर हम बात करें होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती हैं, वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम नहीं करती, वो मिलिट्री का सपोर्ट करती। ठीक है, तो जब हम इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करते हैं तो इंडियन आर्म फोर्सेस का सिंपली मीनिंग है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। तो ये वर्ल्ड की पहली ट्राई सर्विसेज एकेडमी है जो यंग एस्पिरेंट्स को ट्रेन करती है। किसका पार्ट बनने के लिए? इंडियन आर्म फोर्सेस का पार्ट बनने के लिए, मगर बतौर एज कमीशन्ड ऑफिसर्स। किसके तौर पे? कमीशन्ड ऑफिसर्स के तौर पे। ठीक है, कमीशन्ड ऑफिसर्स के तौर पे कैसे, इसको समझना बड़ा दिलचस्प होगा। मैं देख लूं पहले वीडियो चल रही है कि नहीं, मैं अकेला इसमें इसको शूट कर रहा हूं, बीच में रुक ना जाए इस वजह से। चलिए, तो बतौर कमीशन्ड ऑफिसर अगर हम बात करें, नेशनल डिफेंस एकेडमी यंग एस्पिरेंट्स को पहुंचाएगी इंडियन आर्म फोर्सेस में। ठीक है, कमीशन्ड ऑफिसर की रैंक अगर हम देखें, जैसे अगर आप आर्मी का एग्जांपल ले लें, किसका एग्जांपल ले लें? आर्मी का एग्जांपल ले लें, तो आर्मी के एग्जांपल में आप देखिए सबसे ऊपर होते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स। क्या होते हैं? कमीशन्ड ऑफिसर। कमीशन्ड ऑफिसर्स के नीचे अगर हम बात करें तो इनके नीचे होते हैं जेसीओ, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। और इनके नीचे अगर हम बात करें तो इनके नीचे होते हैं ओआर, दैट मींस अदर रैंक्स। कौन सी रैंक्स? अदर रैंक्स होती हैं। कौन सी रैंक्स होती हैं? अदर रैंक्स होती हैं। कमीशन्ड ऑफिसर्स में हम देखते हैं कि कमीशन्ड ऑफिसर में कौन सी रैंक? कमीशन्ड ऑफिसर में जो सबसे छोटी रैंक होती है, ये रैंक है हमारी, दैट्स कॉल्ड लेफ्टिनेंट। कौन सी रैंक है? लेफ्टिनेंट, या इसे ल्यूटिनेंट भी बोला जाता है। लेफ्टिनेंट के ऊपर आपका आता है कैप्टन। क्या आता है? कैप्टन आता है। कैप्टन के ऊपर मेजर आता है। क्या आता है? मेजर आता है। मेजर के ऊपर लेफ्टिनेंट कर्नल आता है। लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर कर्नल आता है। क्या आता है? कर्नल आता है। कर्नल के ऊपर अगर हम बात करें ब्रिगेडियर आता है। क्या आता है? ब्रिगेडियर आता है। फिर अगर हम बात करें ब्रिगेडियर के ऊपर, आप देखेंगे तो ब्रिगेडियर के ऊपर कौन आएगा? ब्रिगेडियर के ऊपर आएगा मेजर जनरल। क्या आएगा? मेजर जनरल। मेजर जनरल के ऊपर आएगा लेफ्टिनेंट जनरल। क्या आएगा? लेफ्टिनेंट जनरल। और लेफ्टिनेंट जनरल के बाद आएगा जनरल। दैट मीन्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो रैंक होता है, भारतीय थल सेना अध्यक्ष होता है, उसका रैंक होता है जनरल। आप मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताएंगे इस समय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? इनका नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। क्या नाम है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी इनका नाम है। ही इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इनकी रैंक जनरल है। और जनरल के ऊपर अगर हम बात करें चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, उसकी हम बात करेंगे बाद में। और फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, यहां बीच में आपका फील्ड मार्शल भी आ जाएगा। क्या जाएगा? फील्ड मार्शल आ जाएगा। तो ये आपके कमीशन्ड ऑफिसर्स के रैंक है। किसकी रैंक है? कमीशन्ड ऑफिसर। तो जब आप एनडीए के थ्रू 3 साल का ग्रेजुएशन करेंगे, ट्रेनिंग होगी, 1 साल की प्री कमीशन ट्रेनिंग आपकी यहाँ पे होगी। अगर आप आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आपकी 1 साल की प्री कमीशन ट्रेनिंग होगी। और उस प्री कमीशन ट्रेनिंग के बाद 21-22 साल की उम्र में आपको कमीशन्ड ऑफिसर बतौर लेफ्टिनेंट अपॉइंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आर्मी का मैं बता रहा हूं। किसका बता रहा हूं? ये मैं पूरा का पूरा सेटअप आर्मी का बता रहा हूं। सबसे पहले कमीशन्ड ऑफिसर हो गया,
फिर जेसीओ हो गए, कौन सी रैंक्स हो गई, जेसीओ हो गई। जेसीओ में अगर हम बात करें इसमें आपका होता है सूबेदार मेजर, क्या होता है, सूबेदार मेजर। उसके नीचे अगर हम बात करें होता है सूबेदार, क्या होता है, और सूबेदार के नीचे होता है नायब सूबेदार। कौन सा सूबेदार, नायब सूबेदार। ये होते हैं जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर वो ऑफिसर्स होते हैं जो कमीशन्ड ऑफिसर रैंक को मदद करते हैं, ठीक है। और जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स के नीचे होते हैं अदर रैंक्स, जो आपने पुलिस में भी देखा होगा, 3 फीती, 2 फीती, 1 फीती। ये होता है आपका लांस नायक, ये होता है आपका नायक, और ये होता है आपका हवलदार। क्या होता है, हवलदार होता है, ठीक है। इसी को अलग अलग शब्दों में भी दफेदार भी बोला जाता है। तो ये, तो अगर हम बात करें नेशनल डिफेंस एकेडमी आपको क्या बनाएगी, नेशनल डिफेंस एकेडमी आपको कमीशन्ड ऑफिसर बनाएगी। कमीशन ऑफिसर की रैंक दी जाएगी, एक लेफ्टिनेंट बनाया जाएगा आपको। एक लेफ्टिनेंट के अंडर 30 to 40 सोल्जर्स काम करते हैं। इन 30 to 40 सोल्जर्स को मिला के एक प्लेटून बनती है, और एक प्लेटून को कमांड करता है लेफ्टिनेंट। इसी तरीके से अगर इंडियन एयरफोर्स होगी तो आपकी रैंक फ्लाइंग ऑफिसर से शुरू होके एयर चीफ मार्शल तक जाएगी। इसी तरीके से अगर आप नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी रैंक सब लेफ्टिनेंट से लेके एडमिरल तक जाएगी। हालांकि फील्ड मार्शल का भी पोस्ट है इक्विवेलेंट, जिसे एडमिरल ऑफ द फ्लीट बोलते हैं। तो अगर हम बात करें, जैसा मैंने कहा कि एनडीए वर्ल्ड की पहली ट्राई सर्विसेज एकेडमी है जो यंग एस्पिरेंट्स को ट्रेन करती है, किसका पार्ट बनने के लिए, इंडियन आर्म फोर्सेस का पार्ट बनने के लिए। मगर ये जो इंडियन आर्म फोर्सेस का आप पार्ट बनेंगे, ये बतौर ऑफिसर्स आप बनेंगे, जेसीओ या अदर रैंक की एंट्री नहीं है ये, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी आखिर है क्या। चलिए, अब पहली बात तो ये आपको समझ में आ गई। यहां पे आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हो, मैं उसको बाद में आंसर करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो शूट होके अपलोड हो रही है। चलिए, खैर अब हम आगे बात करते हैं। जब हमने नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात कर ली, तो अब पहले नेशनल डिफेंस एकेडमी के बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं और इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए, देश हमारा आजाद हुआ 15 अगस्त को। कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947। इससे पहले तो अगर हम बात करें, ब्रिटिश इंडियन आर्मी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी हुआ करती थी। उसे हम इंडियन आर्मी नहीं कह सकते थे, क्या कहते थे हम उसे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहते थे। अब जब आपकी ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, इसी दौरान अगर हम बात करें 1939 से लेके 1945 के बीच में वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। और इस वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बीच में ही ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो फील्ड मार्शल थे, इनका नाम था फील्ड मार्शल क्लॉड, फील्ड मार्शल क्लॉड ऑकिनलेक। इनका नाम था फील्ड मार्शल क्लॉड ऑकिनलेक। इन्होंने इस चीज को महसूस किया, इनकी लीडरशिप में एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी ने महसूस किया कि इंडिया में ज्वाइंट सर्विसेज विंग बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए, ज्वाइंट सर्विसेज विंग बननी चाहिए, अमेरिका की तर्ज पे। अमेरिका में जिस तरीके से ज्वाइंट मिलिट्री एकेडमीज है, उसी तरीके से अगर हम बात करें भारत में भी ज्वाइंट सर्विसेज विंग होने चाहिए, जहां पे अलग अलग सर्विसेज के लोगों को ट्रेन किया जाए। फाइनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, देश आजाद हुआ और देश की आजादी के संबोधन में पंडित नेहरू रात के 12 बजे एक स्टेटमेंट देते हैं, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर, दैट मींस जब रात के 12 बज रहे होंगे, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, जब समूचा विश्व सो रहा होगा, तब भारत देश अपनी आजादी और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। भारत देश आजाद तो हो गया, मगर अगर हम बात करें, अभी भी हमारे ऑफिसर्स जो थे वो ब्रिटिशर्स थे। कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। चाहे इंडियन आर्मी का हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स का हो, चाहे इंडियन नेवी का हो, इन तीनों को जो लीड कर रहे थे वो ब्रिटिशर्स थे। क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। तो फाइनली इस चीज को समझा गया कि भाई ऑफिसर्स हमको अपने बनाने, इंडियनाइजेशन करना आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का।
और दूसरी बात कि भाई जो एकेडमीज हो वो भी इंडिया में हो, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स इंडियंस को ट्रेन करने के लिए आप ज्वाइंट सर्विसेज विंग का फॉर्मेशन हो गया था 1 जनवरी 1949 को, तो 2 साल के लिए ज्वाइंट सर्विसेज विंग में इनको भेजा जाता था, और 2 साल के बाद अगर हम बात करें इनकी फर्दर ट्रेनिंग के लिए अगर ये आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भेजा जाता था, और अगर ये एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते थे तो रॉयल एयरफोर्स एकेडमी क्रैनवल इंग्लैंड में भेजा जाता था। इसी तरीके से नेवी को ज्वाइन करना चाहते थे तो रॉयल नेवल एकेडमी डार्टमाउथ इंग्लैंड में भेजा जाता था। तो ये बड़ी असमंजस की स्थिति थी। तो फाइनली जाके नेहरू ने इस चीज को समझा कि हमको इसका इंडियनाइजेशन करना है। फाइनली जाके फील्ड मार्शल क्लॉड ऑकिनलेंग की सिफारिशों को माना गया और इसके तहत पंडित नेहरू ने 6 अक्टूबर 1949 को एनडीए की नींव रखी, नेशनल डिफेंस एकेडमी की, और 7 दिसंबर 1949 तो फाइनली जाके 7 दिसंबर 1949 को इसका एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हुआ और 1954 को इसका एस्टेब्लिशमेंट खत्म हुआ। अगर हम बात करें इसमें जो धनराशि खर्च हुई, ये धनराशि खर्च हुई 6.45 करोड़। ओरिजिनल तौर पे ये धनराशि आई कहां से, अगर हम बात करें तो सूडान अफ्रीका में एक कंट्री है, सूडान ने 1941 में उस समय के वॉइसरॉय लॉर्ड लिलिंथगॉ को, किसको, लॉर्ड लिलिंथगॉ को, अगर हम बात करें 1 लाख पाउंड्स, कितना, 1 लाख पाउंड का अमाउंट दिया था, डोनेट किया था। ये अमाउंट किस लिए डोनेट किया गया था, ये अमाउंट डोनेट किया गया था कि ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन जो चलाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, उसमें ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स ने सूडान को लिबरेट करने के लिए जो अपना कदम उठाया और जो लोग मारे गए उनकी याद में एक मेमोरियल बनाया जाए। फाइनली जाके यही अमाउंट आजादी के बाद डिवाइड हो गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया के हिस्से 70,000 पाउंड्स आया और पाकिस्तान के हिस्से 30,000 पाउंड्स आया। इंडिया के हिस्से जो 70,000 पाउंड्स आया उस समय अप्रोक्स ये 14 लाख के बराबर था। किसके, कितने बराबर था, 14 लाख के बराबर था। मगर रिवाइज एस्टिमेट इसका जो गया वो 6.45 करोड़ था। कितना था, लगभग 6.5 करोड़ में आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी बनके तैयार हुआ। ठीक है, इसीलिए जब ये बिल्डिंग हमारी बन के तैयार हुई तो इसकी जो मेन बिल्डिंग, अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी विजिट करेंगे तो त्रिशक्ति गेट से आप एंटर करेंगे और फ्रंट की ही जो ब्लॉक है, मेन बिल्डिंग है, उसे हम सूडान ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, सूडान ब्लॉक। हमने उसी कंट्री के नाम पे इस मेन बिल्डिंग का नामकरण किया। ठीक है, तो ये था नेशनल डिफेंस एकेडमी। आखिर में है कहां नेशनल डिफेंस एकेडमी, अगर हम बात करें तो नेशनल डिफेंस एकेडमी आपकी पुणे में है। कहां पे है, पुणे में है। और पुणे कहां है, महाराष्ट्र में। अगर आप पुणे में जाओगे और पुणे से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 17 किलोमीटर आप ट्रेवल करोगे तो आपको मिलेगा खड़कवासला। क्या मिलेगा, खड़कवासला जो झील है, वही खड़कवासला में आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी एस्टेब्लिश्ड है। क्या है, नेशनल डिफेंस एकेडमी है आपका। अगर हम बात करें शुरुआती दौर में कई अलग अलग प्लेसेस को भी अगर हम बात करें तो कंसिडर किया जाना था, मगर फाइनली जाके पुणे को सेलेक्ट किया गया। पुणे को इसलिए सेलेक्ट किया गया क्योंकि इसके जो ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है हर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुणे से पास में ही आपका अरेबियन सी, क्या है, अरेबियन सी, और पुणे के पास में ही, पुणे के अंदर ही है आपका लोहगांव एयरफोर्स बेस,
और तो अगर हम बात करें नेवी के लिए भी कंड्यूसिव है, एयरफोर्स के लिए भी कंड्यूसिव है, एयरफोर्स के लिए भी कंड्यूसिव और आर्मी के लिए कंड्यूसिव है, क्योंकि वहां का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, रफ एंड टफ टेरेंस हैं, हिली एरियाज हैं, बहुत सारे फोर्ट्स हैं, वो इस प्लेस को सुटेबल बनाते हैं कि यहाँ पे ट्राई सर्विसेज एकेडमी का फॉर्मेशन किया जा सके। तो फाइनली ये जगह चूज की गई पुणे में। ठीक है, तो ये आपका बैकग्राउंड था नेशनल डिफेंस एकेडमी के फॉर्मेशन का। अगर हम बात करें, नेशनल डिफेंस एकेडमी एक प्रेस्टिजियस एकेडमी है। एकेडमी मतलब होता है एक स्पेशलाइज्ड स्कूल जो किसी एक स्पेसिफिक चीज को लेके ट्रेनिंग करवाता है। ठीक है, और नेशनल लेवल पे इसलिए नेशनल लगा हुआ, और डिफेंस का मतलब क्या होता है, जो डिफेंस से संबंधित हो। ठीक, तो इसीलिए नेशनल डिफेंस एकेडमी इसको नाम दिया गया है। अगर हम बात करें तो ये एक चीज हो गई। और दूसरी बात, अगर हम बात करें, नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो कैंपस है वो लगभग 60,000 एकड़ में फैला हुआ है। कितने एकड़ में फैला हुआ है? लगभग 60,000 एकड़ में ये आपका कैंपस फैला हुआ है। और इस 60,000 के एकड़ के कैंपस में 32 फुटबॉल ग्राउंड्स हैं। कितने फुटबॉल ग्राउंड्स हैं? 32 फुटबॉल ग्राउंड्स हैं। मान्यवर, अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको बता दूं, एक फुटबॉल ग्राउंड का जो साइज होता है 120 मीटर बाय 90 मीटर का होता है। इस तरीके से नेशनल डिफेंस एकेडमी के इतने बड़े कैंपस में 32 फुटबॉल ग्राउंड्स हैं। 32 फुटबॉल ग्राउंड्स के साथ 2 पोलो ग्राउंड्स हैं। क्या है? 2 पोलो ग्राउंड्स हैं। 2 पोलो ग्राउंड्स होने के साथ साथ बहुत सारे स्क्वाश एंड स्क्वाश के साथ टेनिस ग्राउंड्स हैं। जब हम टेनिस बोलते हैं तो हम लॉन टेनिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जितने भी एलीट क्लास के गेम्स हैं, हॉर्स राइडिंग, ये सारी चीजें आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी में देखने को मिलेगी। यहाँ आपको गुल्ली डंडा, कंचे, पिठौलिया मार, पता नहीं कौन कौन से गेम है जो हम ग्रामीण इलाकों में खेलते हैं, उससे कुछ भी इसका लेना देना नहीं है। कैरम बोर्ड ये वगैरह वगैरह नहीं। अगर हम बात करें एलीट क्लास के गेम्स जिसमें टीम स्पिरिट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे गेम्स आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी में देखने को मिल जाएंगे। कहां देखने को मिल जाएंगे? नेशनल डिफेंस एकेडमी में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, नेशनल डिफेंस एकेडमी के एलुमनाइज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एलुमनाई की बात करते हैं। एलुमनाइज, इसमें अगर हम बात करें, एलुमनाई मतलब कुछ फेमस पर्सनालिटीज जो नेशनल डिफेंस एकेडमी से पास आउट हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में अभी तक 21 लोगों को परमवीर चक्र दिया गया है, जिसमें से 3 परमवीर चक्र अवॉर्डीज जो है वो नेशनल डिफेंस एकेडमी के पास आउट हैं। किसके पास आउट हैं? नेशनल डिफेंस एकेडमी के पास आउट हैं। इन 3 परमवीर चक्र अवॉर्डीज में पहला नाम कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया का है, जिन्होंने 1962 के इंडो चाइना वॉर में अदम्य साहस का परिचय दिया था और मरणोपरांत इनको भारत के हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से नवाजा गया था। दूसरे नंबर पे है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, 17 पूना हॉर्स रेजिमेंट, 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान अगर हम बात करें, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपनी शहादत दी थी। उसके बाद इनको परमवीर चक्र दिया गया। और तीसरे परमवीर चक्र अवॉर्डी हैं 1999 के कैप्टन करगिल वॉर के हीरो कैप्टन मनोज पांडे। ये 3 के तीनों नेशनल डिफेंस एकेडमी से पास आउट हैं। तो 3 परमवीर चक्र अवॉर्डीज, 11 अशोक चक्र अवॉर्डीज, कितने? 11 अशोक चक्र अवॉर्डीज और कम से कम 32 सर्विस चीफ। भारतीय सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख आज तक जितने हुए हैं, इतने में इनमें से 32 लोग जो हैं वो नेशनल डिफेंस एकेडमी के पास आउट हैं। 2021 या 22 में जब मनोज मुकुंद नरवणे को रिटायर किया गया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद से और वो चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी बने थे, तो उस समय पहली बार देखा गया कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो तीनों चीफ हैं वो एक साथ नेशनल डिफेंस एकेडमी के पास आउट।
पहली बार ये कोइंसिडेंस हमको देखने को मिला। तो फेमस जो एलुमिनाइज हैं वो ये हैं, हाँ, क्योंकि आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है तो आर्मी के लोग ही होंगे। तो ये था आपका पूरा का पूरा नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में। किसके बारे में? ये आपका था पूरा नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में। तो पहला जो हमारा सवाल था स्क्रीन पे, व्हाट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी, वो मैंने आपको बता दिया। और ये नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब तक आपका गोल पोस्ट सेट नहीं होगा, क्या सेट नहीं होगा? जब तक आपका गोल पोस्ट सेट नहीं होगा तब तक आप फुटबॉल खेलते खेलते थक जाएंगे। जब आपका जिंदगी का कोई एम ही नहीं है तो आप कब तक दौड़ेंगे? तो गोल पोस्ट बनाना जरूरी था। तो ये गोल पोस्ट मैंने आपका क्लियर कर दिया। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी आखिर में है क्या, इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, क्या हुआ? और नेशनल डिफेंस एकेडमी अगर हम बात करें तो याद रखिएगा आपको क्या बनाता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी यंग एस्पिरेंट्स को स्कॉलर वॉरियर बनाता है। क्या बनाता है? स्कॉलर वॉरियर बनाता है। सिर्फ वॉरियर नहीं, वॉरियर मींस होता है योद्धा। योद्धा अगर हम बात करें तो भाई लड़ने भिड़ने वाला, लड़ाकू। मगर स्कॉलर वॉरियर का मतलब होता है जो पढ़ने में भी हो और लड़ने में भी हो, उसे स्कॉलर वॉरियर बोलते हैं। ये समय की मांग को देखते हुए किया गया। मॉडर्न वॉरफेयर सिस्टम में अगर हम बात करें तो दो दो हाथ करने का कोई मतलब नहीं है। यहां नहीं कि चाइना अपना 2 पहलवान भेजेगा, इंडिया अपने 2 पहलवान भेजेगा और दोनों जाके बॉक्सिंग रिंग में बॉक्सिंग करेंगे, जो जीता वही सिकंदर। ऐसा नहीं है। हाई एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। चाइना अगर हम बात करें गलवान वैली क्लैश के दौरान उसने अगर बात करें तो माइक्रोवेव वेपन्स का इस्तेमाल किया था। तो समझदारी का परिचय देना है। यहां फिजिकल हमको नहीं होना है, इतनी एडवांस आर्म्स एंड एमिनिशन है। तो स्कॉलर वॉरियर आपको बनाता है। जब आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाते हैं तो नेशनल डिफेंस एकेडमी आपका 3 साल का ग्रेजुएशन, क्या आपका 3 साल का ग्रेजुएशन करवाती है। 3 या 4 साल का। अगर आप बीए बीएससी करेंगे तो 3 साल का होगा, अगर आप बीटेक करेंगे 4 साल का होगा। नेवी वाले ज्यादातर बीटेक करते हैं तो चौथे साल उनको इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला केरला भेज दिया जाता है। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की आपको डिग्री दी जाती है, जो इंडिया की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। हाल फिलहाल में एशिया क्यूएस रैंकिंग्स रिलीज की गई थी। मतलब ये इसके मुताबिक एशिया में फेमस यूनिवर्सिटीज कौन सी है, टॉप क्लास एलीट यूनिवर्सिटी कौन सी है। और आप अंदाजा लगाइए इसमें टॉप पे इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी आई होगी। इसमें इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के बाद अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम है, और इसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया का नाम है। ये इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी गद्दारों की यूनिवर्सिटी है, गद्दार पैदा होते हैं। सारे इंडियन आर्म फोर्सेस के ऑफिसर आपके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहे हैं। मान्यवर मौजूदा सरकार में जो आपका विदेश मंत्री है एस जयशंकर, वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का पास आउट है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जेएनयू की पास आउट है। कुछ अराजक तत्वों की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी को बदनाम नहीं किया जा सकता। ये वही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है जो एनडीए के सारे कैडेट्स को रिकॉग्निशन प्रोवाइड करती है, ग्रेजुएशन डिग्री प्रोवाइड करती है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए। तो अब मैंने आपका ये लक्ष्य क्लियर कर दिया, और लक्ष्य क्लियर करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप देखेंगे जितनी भी आईएएस की कोचिंग है, उन सभी आईएएस की कोचिंग का नाम अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कॉमन क्या है, जैसे विजन आईएएस हो गई, विजन आईएएस के साथ आपका दृष्टि आईएएस हो गया, दृष्टि आईएएस के साथ जिससे मैं पढ़ा ध्येय आईएएस हो गया, क्या हो गया, ध्येय आईएएस हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं इन सब कोचिंग इंस्टीट्यूशन में आपको कॉमन क्या दिखता है, तो आप बोलेंगे आईएएस, जो बिल्कुल गलत है। इसकी तो बात ही नहीं हो रही है आईएएस की।
हम बात कर रहे हैं विजन, दृष्टि, ध्येय, दैट मीन्स लक्ष्य आपका एक होना चाहिए। ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं, समानार्थक शब्द हैं, ठीक है। तो यूपीएससी का कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए रट्टू तोता नहीं बनना है, आपको चीजों को समझना है, आपको अपने इंटेलेक्चुअल पार को बढ़ाना है, ठीक है। रट्टू तोता बन के आप जवान बन सकते हैं, ऑर्डर फॉलो करेंगे, सिर्फ ऑर्डर देना है, ऑर्डर देने वाला बनना है, तो आपको अपने दिमाग को जिंदा करना होगा। जैसे वो मेंटोस का प्रचार आता है ना, दिमाग की बत्ती जला दे, तो दिमाग की बत्ती को आपको जलाना है अपने, ठीक है। चलिए खैर, तो ये हमारा जो लक्ष्य था हमने इसको पहले क्लियर किया, गोल पोस्ट पहले बनाया है। द्रोणाचार्य जब अपने शिष्यों को शिक्षा दीक्षा दे रहे थे तो पेड़ में उन्होंने एक मछली को टांग दिया और सबको बोला कि इस मछली की आंख पे निशाना लगाना है। एक के बाद एक सब आते गए और उनसे पूछा गया क्या दिख रहा है तुमको? कोई बोलता है पेड़ दिख रहा है, कोई बोलता है आसमान दिख रहा है, कोई बोल रहा है पत्तियां दिख रही, कोई बोल रहा है तना दिख रहा है, कोई बोल रहा है मछली दिख रही। मगर अर्जुन वो आदमी था जिसने कहा मुझे मछली की आंख दिख रही है। तो ये मछली की आंख मैंने आपको दिखाई है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी आखिर में आपका है क्या। अब जब गोल पोस्ट आपका बन गया तो जैसा इंग्लिश में कहा जाता है ना, अ गोल प्रॉपरली सेट इज हाफ वे अचीव्ड। अगर आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो 50% काम आपका वहीं पे कंप्लीट हो गया। तो हमने 50% अपना काम कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अब हम गेम खेले कैसे। अब ये फुटबॉल का ग्राउंड तैयार है, 120 मीटर बाय 90 मीटर का गोल पोस्ट भी लग गया, अब प्लेयर्स उतर गए, तो अब हमको गेम खेलना स्टार्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स अब हमारा मकसद है कि हम एनडीए तक पहुंचे कैसे, गोल पोस्ट तक पहुंचे कैसे। तो इसका रास्ता मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहली बात जो इसमें है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करता है। पहला सवाल जो हमारे सामने है वो ये है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जामिनेशन कंडक्ट कौन करता है। तो इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की जिम्मेदारी है यूपीएससी के पास। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय संविधान आर्टिकल 312, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया है इसको, यूपीएससी को। यूपीएससी रिक्रूटिंग बॉडी है। क्या है? यूपीएससी एक तरीके की आपकी रिक्रूटिंग एजेंसी है। जैसे अगर हम बात करें नीट के लिए, नीट के थ्रू आप डॉक्टर बनते हैं, नीट की जो रिक्रूटिंग एजेंसी का नाम है उसका नाम है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इसी तरीके से एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो बी ग्रेड के ऑफिसर्स को तैयार करता है उनके एग्जामिनेशन कर, तो यूपीएससी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है। ये वही यूपीएससी है जो बहुत सारे एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है, ऑल इंडिया सर्विसेज के एग्जामिनेशन, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। इसके बाद अगर हम बात करें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट का भी एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट करती है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जामिनेशन भी यूपीएससी कंडक्ट करती है, और एनडीए का एग्जामिनेशन भी यूपीएससी कंडक्ट करती है। दैट मींस इंडिया में जितने ए ग्रेड के ऑफिसर्स तैयार होते हैं वो सारे के सारे ऑफिसर्स के लिए जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है वो रिक्रूटिंग एजेंसी का नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या नाम है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका नाम है, ठीक है। तो ये रिक्रूटिंग एजेंसी, तो रिक्रूटिंग एजेंसी का हमको पता चल गया, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दूसरी बात, यूपीएससी जो एग्जामिनेशन एनडीए का करवाती है साल में 2 बार करवाती है, एक अप्रैल के मंथ में और एक सितंबर के मंथ में। यूपीएससी साल की शुरुआत में ही हमेशा अपना एनुअल कैलेंडर रिलीज कर देता है। दैट मींस जनवरी के मंथ में ही आपको पता चल जाएगा कि आपका अप्रैल में एग्जाम कब कंडक्ट होगा और सितंबर में एग्जामिनेशन आपका कब कंडक्ट होगा, ठीक है। ये हो गया इसकी रिक्रूटिंग बॉडी के बारे में। अब जब हम रिक्रूटिंग बॉडी की इसकी बात कर ही चुके हैं तो रिक्रूटिंग बॉडी के बाद अगर हम बात करें तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं?
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका? अगर हम बात करें आपकी उम्र 15.5 से लेके 18.5 के बीच में होनी चाहिए। कई लोग 16.5 से 19.5 बोलते हैं, मगर ये एक तरीके से फिक्स नहीं है। अगर हम बात करें जो नोटिफिकेशन एनडीए का जारी होता है जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें डेट ऑफ बर्थ 2 दी होती है, एक इधर एक इधर। इन डेट ऑफ बर्थ के बीच में आपकी डीओबी आनी चाहिए, ठीक है। मगर ये मोटा मोटी आइडिया के लिए आपका एज ब्रैकेट इतना होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करें, आप या तो 12th अपीयरिंग होने चाहिए, क्या होने चाहिए? या तो आप 12th अपीयरिंग होने चाहिए या आप 12th पास होने चाहिए, क्योंकि एनडीए आपको ग्रेजुएशन करवाएगा। क्या करवाएगा? ग्रेजुएशन करवाएगा, स्कॉलर वॉरियर बनाएगा। तो जाहिर सी बात है जब आप रिटन एग्जामिनेशन क्रैक कर जाएंगे, 12th की मार्कशीट तो आपके हाथ में होनी चाहिए ना। तो या तो आप 12th के बोर्ड का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं या आप 12th का बोर्ड का एग्जामिनेशन दे चुके हैं और आप इस एज ब्रैकेट में फंसते हैं, तो आप एनडीए का एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्या है? तब आप एनडीए का एग्जामिनेशन देने के लिए क्या हो जाते हैं? एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। अब जब हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख ही लिया है, फिर अब हम इसका एग्जामिनेशन पैटर्न देखते हैं। क्या देखते हैं? फिर हम इसका एग्जामिनेशन पैटर्न देखते हैं। तो अगर हम बात करें एनडीए का जो एग्जामिनेशन होता है वो 3 स्टेजेस में कंडक्ट होता है। कितने स्टेजेस में? 3 स्टेजेस में। स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, ठीक है। स्टेज 1 आपका जो है, स्टेज 1 किसकी बात करता है? स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। कौन सा एग्जामिनेशन? रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, जो कितने मार्क्स का होता है? टोटल 900 मार्क्स का होता है। कितने का होता है? 900 मार्क्स का होता है। इसमें पहला जो पेपर होता है आपका 2.5 घंटे का, वो मैथमेटिक्स का होता है। किसका? मैथ सबसे इंपॉर्टेंट। 300 मार्क्स का पहला पेपर आपका मैथ्स का होगा। किसका होगा? मैथ्स का होगा। और दूसरा पेपर 2.5 घंटे का आपका जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट का होगा। 600 का, 600 300 900 हो गए टोटल। मगर इसमें कहानी में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। मैथ में यहां पे सेक्शनल कट ऑफ है, 75 मार्क्स हम मान लेते हैं, ठीक है। 75 मार्क्स का सेक्शनल कट ऑफ। हालांकि पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है कि सेक्शनल कट ऑफ कितना जाएगा। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब मैथ में कम से कम इतने मार्क्स आपके आए तभी जीएटी की कॉपी आपकी चेक होगी, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपका पेपर नहीं चेक होगा। अब इसमें अगर हम बात करें, इसमें आपका जीएटी के पेपर में, किसमें? जीएटी के पेपर में अगर आप देखेंगे तो जीएटी के पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके आते हैं? जीएटी के पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके आते हैं? तो जीएटी के पेपर में हम सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। इसमें जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट है, सबसे पहले इंग्लिश, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्मी का ऑफिसर बनने के लिए इंग्लिश बहुत रिक्वायर्ड है। इंग्लिश के साथ जीएस 1, जनरल स्टडीज 1 जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स आ जाता है। ये भी आपका 200 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 200 मार्क्स का होता है। फिर आपका आता है जीएस 2। जीएस 2 का मतलब है यहाँ पे आपका जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये भी 200 मार्क्स का होता है। और इसमें अगर हम मैथ को भी जोड़ लेते हैं तो मैथ तो था ही 300 मार्क्स का, तो 300, इंग्लिश हो गया 200, 500, ये 200 हो गया 700 और ये 200 हो गया 900, तो ओवरऑल 900 मार्क्स का है। दैट मींस एनडीए की रिटन एग्जामिनेशन की जो बिल्डिंग है 4 पिलर्स पे खड़ी है। अगर कोई भी एक पिलर आपका ढीला हुआ तो आपका रिटन एग्जामिनेशन क्रैक नहीं होगा। ओवरऑल कट ऑफ कितना जाता है? ओवरऑल कट ऑफ हर साल 300 से 350 मार्क्स के बीच में वेरी करता है। कितने में से? 900 में से। अगर 900 का 50% निकालेंगे 450 होता है। 300 350 कितना परसेंटेज हो जाएगा? 30 to 40%। देश का कोई भी एग्जामिनेशन निकालने के लिए आपको
अगर आपको देश का कोई भी एग्जामिनेशन निकालना है तो उसके लिए जो आपको स्कोर चाहिए कम से कम 80-90% चाहिए। मगर ये देश का ऐसा एग्जामिनेशन है जिसका कट ऑफ बहुत लो जाता है, दैट मीन्स पेपर का डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसका सक्सेस रेट 0.5% है, बहुत कम लोग। दैट मीन्स अगर 100 लोग रिटन एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं तो एक बंदा भी नहीं रेकमेंड होता है रिटन के लिए, ठीक है। एक बंदा, आधा मान लीजिए 0.5, अब बंदे को आधा तो नहीं कर सकते, एक बंदा 100 में से एक ही बंदा जाता है, ठीक है। अगर आप रिटन एग्जामिनेशन को यहां पे आपने क्रैक कर लिया तो रिटन एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बाद आप स्टेज 2 में आ जाते हैं। एंड स्टेज 2 स्टैंड्स फॉर SSB, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। क्या ये सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड? आम आदमी के लिए अगर समझाना हो तो सिंपली इंटरव्यू प्रोसेस, मगर ये कोई इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है, ये 5 डे का थॉरो प्रोसेस है जिसमें आपकी 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज चेक की जाती हैं। कितनी? 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज चेक की जाती हैं। जैसे शादी करने के लिए 36 के 36 गुण मिलना जरूरी है ना, तभी शादी होगी। वैसे अगर इंडियन आर्म फोर्सेस में अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आपके 15 के 15 गुण मिलने चाहिए। अगर नहीं मिले तो आप बाहर हो जाएंगे। अधिकारी बनने के लिए ये गुण जरूरी है। पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, एंड्योरेंस, गट्स। अगर ये क्वालिटीज नहीं है आपके अंदर तो आप ऑफिसर कैसे बनोगे, है ना। और ये इन 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज को चेक किया जाता है 3 माध्यम से। कितने माध्यम से? 3 माध्यम से अगर हम बात करें इन ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज को चेक किया जाता है। कौन कौन से हैं वो है आपका मनसा, क्या? मनसा, वचा और कर्मा। ये संस्कृत के शब्द है, मनसा, वचा और कर्मा। मनसा का मतलब होता है माइंड। क्या होता है? माइंड होता है दिमाग। किस तरीके से आप सोचते हैं, क्या आपकी थॉट प्रोसेस में पॉजिटिवनेस है कि नहीं, आपके थॉट प्रोसेस में पॉजिटिवनेस है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है इसको चेक करने के लिए बहुत सारे टेस्ट यहां पे होते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो आपका, अगर आप देखेंगे तो काफी सारे टेस्ट हैं इसमें आपके। मनसा को चेक करने के लिए आपके काफी सारे टेस्ट हैं यहाँ पे। इस टेस्टों में अगर आप देखेंगे तो आपका PPDT है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसी के साथ साथ आपका होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ये सारी की सारी चीजें आपकी दिमाग की पॉजिटिविटी को चेक करने के लिए, आपकी थॉट प्रोसेस को चेक करने के लिए। इसके लिए जो ऑफिसर होता है वो होता है साइकोलॉजिस्ट। क्या होता है? साइकोलॉजिस्ट। तो इसमें एक साइकोलॉजिस्ट होता है जो आपके थॉट प्रोसेस को चेक करता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूं, आपकी बहन आपके पास रोते रोते भागते भागते आती है और कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो मैक्सिमम बच्चे इसमें जवाब देंगे कैसे कि भाई हम उस लड़के को मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भाई क्यों करोगे? हमने थोड़ी बताया कि बहन आपकी शादी से पहले आई है, शादी के बाद आई। शादी के बाद आई है भाई, आप मामा बन गए, मुंह मीठा करवाओ। तो यही पॉजिटिवनेस चेक की जाती है मनसा में, ठीक है। फिर अब आता है वचा, क्योंकि भाई स्पीच बहुत जरूरी है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा होना जरूरी है। कैसा आप बोलते हैं और क्या आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मुंह में राम बगल में छुरी, वैसा काम, ठीक है। तो स्पीच को चेक करने के लिए आपका ग्रुप डिस्कशन और लेक्चरेट जैसी चीजें आपकी कंडक्ट करवाई जाती है, ठीक है। क्योंकि पावर ऑफ एक्सप्रेशन ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी। अगर आप अच्छा बोल नहीं सकते, अच्छे वक्ता नहीं, लीडर कैसे बनेंगे आप अच्छे? आप जवानों को मोटिवेट कैसे करेंगे? तो आपको एक अच्छा वक्ता होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, एनडीए को क्रेडल ऑफ मिलिट्री लीडरशिप बोला जाता है। क्रेडल मतलब पालना,
बच्चे जैसे ही पैदा होता है उसको पालने में रखा जाता है ना, तो मिलिट्री लीडरशिप का पालना है, नॉट लीडरशिप का पालना। लीडर कोई भी हो सकता है, 4 चंगू मंगू आपके दोस्त हैं उसमें से कोई एक लीडर बन सकता है, मगर मिलिट्री लीडर ऐसे ही कोई नहीं बन